नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लक्षद्वीप के लोगों पर सांस्कृतिक हमला करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लक्षद्वीप पर सांस्कृतिक हमला करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन बनाया गया है जिसकी वहां कोई जरूरत नहीं है। वहां मछुआरों को दबाया जा रहा है, वहां गुंडा एक्ट लाया जा रहा है, जबकि वहां अपराध दर बहुत कम है। कांग्रेस संगठन के महासचिव वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। कांग्रेस मांग करती है कि दोनों ड्राफ्ट रेगुलेशन को वापस लिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल घोड़ा पटेल को वापस बुलाया जाए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लक्षद्वीप के मात्र 30 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले करीब 60,000 लोगों पर सांस्कृतिक हमला हो रहा है। वहां प्रफुल्ल घोड़ा पटेल 35वें प्रशासनिक अधिकारी और पहले ऐसे अधिकारी हैं जो IAS नहीं हैं। गुजरात का गृह मंत्री रहने वाला पटेल कैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट कर सकता है? यह सोचने वाली बात है। ये अपने राजनीतिक आकाओं के लिए काम कर रहे हैं। लक्षद्वीप में जिला और ग्राम पंचायतों के 5 अधिकारों को छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जिनमें से सिर्फ 10 पर लोग रहते हैं। वहां नशाबंदी है, उनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। इन 10 में से 3 द्वीपों पर नशाबंदी खत्म कर दी गई है। जो आवाज उठाता है उस पर कार्यवाही कर दी जाती है। वहां क्राइम रेट अधिक नहीं है। वहां पर यह सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद के लिए गुंडा एक्ट लेकर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो किसी को भी 1 साल के लिए बिना बेल के जेल में डाल सकता है। किसी की भी जमीन ली जा सकती है, घर तोड़ा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एक और राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है सरकार। दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसी वजह से आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जो अभी पहली लहर के असर से उबर भी नहीं पाए थे कि दूसरी लहर ने उनकी कमर तोड़ दी। इसे देखते हुए मोदी सरकार अब एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार इस नए पैकेज के द्वारा ऐसे सेक्टर को मदद पहुंचाने की कोशिश कर सकती है जो हाल ही के राज्यों के लॉकडाउन से खास तौर से प्रभावित हुए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन सेक्टर्स को इस राहत पैकेज का फायदा मिल सकता है उन्हें टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटलिटी के अलावा छोटी और मझोली कंपनियां शामिल हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में चर्चा अभी शुरुआती दौर में है और अभी यह तय नहीं है कि इसका ऐलान कब होगा। आपको बता दें दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर ने न केवल बहुत से परिवारों को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है बल्कि इसने खासकर ट्रेवल इंडस्ट्री को ठप कर दिया है। देश के 2 सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लॉकडाउन लग जाने की वजह से इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेसलर सुशील कुमार को बड़ा झटका, रेलवे ने नौकरी से किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, जूनियर रेसलर सागर धनखड़ मर्डर केस में फंस चुके ओलंपियन सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। उत्तर रेलवे ने सुशील पर लगे हत्या के आरोपों के बाद उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार की ओर से यह जानकारी दी गई है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी बयान में रेसलर सुशील कुमार को नौकरी से सस्पेंड करने की पुष्टि की गई है। बयान में कहा गया है कि सुशील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। ऐसे में उन्हें उत्तर रेलवे की नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। लंबे वक्त से फरार चल रहे सुशील को 23 मई को हिरासत में लिया गया था। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुशील कुमार की ओर से किया गया नौकरी बढ़ाने का आवेदन खारिज कर दिया था। सरकार की ओर से उसे उत्तर रेलवे विभाग को भेज दिया था जहां पर वह कार्यरत थे। सुशील कुमार दिल्ली सरकार में 2015 से डेपुटेशन पे थे और उनका कार्यकाल 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वह इसे 2021 में भी बढ़वाना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रेलवे ने यास तूफान के कारण लंबी दूरी की 38 ट्रेनें की रद्द। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ने यास तूफान के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बताया है कि यास तूफान के कारण दक्षिणी भारत और कोलकाता की 38 लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने इस रूट के लिए 29 मई 2021 तक रेल टिकट बुक कराया है तो सफर
के लिए घर से निकलने के पहले रद्द ट्रेनों की सूची देख लें। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि अगर तूफान के दौरान ट्रेनों का संचालन किया जाता है तो कुछ भी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है, लिहाजा इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सब्जी उत्पादकों पर लॉकडाउन की मार, 1 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिल रहा है दाम। जी हां दोस्तों, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सख्ती है, इसके बावजूद कृषि विभाग सब्जी और तरबूज जैसे फसलों की बिक्री के लिए बेहतर प्रबंधन का दावा कर रहा है, लेकिन हालात एकदम उलट हैं। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना काल की पाबंदियों के बीच इन दिनों मंडी में लोगों की आवक कम है, सब्जियों की बिक्री में भी भारी कमी आई है। ऐसे में किसान जज्बाती होकर अपने टमाटर सड़क पर फेंक रहे हैं। हालात से बेबस युवा किसान मंडी में टमाटर और खीरों का भाव 1 रुपए प्रति किलो और 50 पैसे प्रति किलो लगने से आहत हैं। इनकी माने तो वह इन्हें घर ले जाकर जानवरों को भी नहीं खिला सकते, क्योंकि एक ही चीज ज्यादा खाने से वो बीमार पड़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान में महंगे होंगे तंबाकू उत्पाद, सरकार लगाने जा रही है ट्रैफिक चार्ज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब तंबाकू उत्पाद और महंगे होने वाले हैं। राज्य की गहलोत सरकार पान मसाला, बीड़ी, गुटखा और सिगरेट के आवागमन पर ट्रैफिक चार्ज लगाने जा रही है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर वित्त विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही सरकार की मोहर लग जाएगी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लेने जा रही है। पिछले लॉकडाउन के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाई गई रोक से सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में सरकार को यह पाबंदी हटानी पड़ी थी। सरकार को इस ट्रैफिक चार्ज के फैसले से करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। फिलहाल राज्य में लागू लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री के लिए समय निश्चित किया गया है, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 3 महीने में इस कंपनी ने 23,000 लोगों को दिया रोजगार, ऑनलाइन दी जा रही है ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, मशहूर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए मार्च से मई 2021 के दौरान देश भर में वितरण अधिकारियों सहित विभिन्न क्षमताओं में 23,000 लोगों को भर्ती किया है। फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत बद्री ने कहा कि लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घर के अंदर ही रह रहे हैं और देश भर में ई कॉमर्स सेवाओं की मांग बढ़ रही है। इससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार जरूर हो गया और हजारों रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह सीधी भर्ती के लिए सप्लाई चेन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्हाट्सएप, जूम और हैंगआउट जैसे मोबाइल ऐप के साथ ही फ्लिपकार्ट के अपने मंच के जरिए भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस ने ट्विटर को लिखी चिट्ठी, केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने टूलकिट मामले में इन सभी मंत्रियों के ट्वीट को ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजकर कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जिन मंत्रियों की लिस्ट ट्विटर को भेजी है उनमें पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच टीम सोमवार शाम को ट्विटर इंडिया के 2 ऑफिस पर जांच और पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस की जांच कमेटी को खाली हाथ लौटना पड़ा और यहां पर पुलिस को कोई नहीं मिला। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय विश्वास ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया को नोटिस देने के लिए उनके दफ्तर में गई थी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है, क्योंकि ट्विटर इंडिया के एमडी की ओर से मिला जवाब बिल्कुल सटीक नहीं था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संयुक्त राष्ट्र के दूत ने चेताया, म्यांमार में स्थिति बहुत खराब, गृह युद्ध की है आशंका। जी हां दोस्तों, म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत ने देश में गृह युद्ध की आशंका के प्रति सोमवार को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसेन ने जुंटा के खिलाफ खुद को तैयार कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने घर पर बने हथियार एवं कुछ नस्ली सशस्त्र समूहों से प्राप्त प्रशिक्षण का इस्तेमाल कर रचनात्मक रुख अपनाने के बजाय आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में क्रिस्टिन श्रेयन ब्रजर ने कहा कि लोग आत्मरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं क्योंकि वे निराश हैं और सेना के हमलों को लेकर भयभीत हैं। सेना ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का 1 फरवरी को तख्ता पलट किया था और अब बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। डीजल भरवाने वाले ग्राहकों को मिलेगा 2 करोड़ का इनाम, इंडियन ऑयल दे रहा है मौका। जी हां दोस्तों, देश भर में तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के रेट्स के बीच इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका दे रही है। कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। कंपनी की ओर से एक खास ऑफर चलाया जा रहा है जिसका नाम है डीजल भरो इनाम जीतो। इस ऑफर को जीतकर आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इंडियन ऑयल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप इंडियन ऑयल के किसी भी आउटलेट पर मिनिमम 25 लीटर डीजल भरवाकर यह इनाम जीत सकते हैं। कंपनी ने बताया कि आपको मिनिमम 25 लीटर भरवाना होगा, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। इसका बिल भी एक ही होना चाहिए। इंडियन ऑयल का यह ऑफर 31 जुलाई 2021 की रात 12 बजे तक के लिए उपलब्ध रहेगा। 25 लीटर या उससे ज़्यादा डीजल खरीदने के बाद आपको जो सिंगल प्रीपेड बिल मिलेगा उस पर एक बिल नंबर और डीलर कोड होगा। उस कोड को 7799033333 नंबर पर SMS भेजना होगा। और दोस्तों इनाम की राशि की बात की जाए तो वह अलग अलग है। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा और इसमें 4 मेगा विजेता होंगे जिनको 2 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेगा। वहीं 16 मासिक विजेताओं को प्रति माह 75,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 पखवाड़े विजेताओं को 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। प्रति सप्ताह 500 विजेता होंगे और उनको 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, वीजा जारी करने से आनाकानी पर भारत ने अधिकारियों को बुलाया वापस। जी हां दोस्तों, असाइनमेंट वीजा को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए मतभेदों के बाद भारत ने इस्लामाबाद में स्थित उच्चायोग के स्टाफ के कुछ सदस्यों को वापस बुला लिया है। भारत ने कई बार उच्चायोग में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए वीजा का आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा आनाकानी करने के बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया है। इससे दोनों देशों के बीच तल्खियां और बढ़ सकती है। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 2 साल से भारतीय अधिकारियों को वीजा जारी नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाश डालें तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का यह रवैया देखते हुए उच्चायोग के स्टाफ के कुछ सदस्यों को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान ने पिछले साल भारतीय उच्चायोग के प्रभारी सुरेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद उसने जयंत खोब्रांगड़े को वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर इस्लामाबाद ने कहा था कि जब दोनों देशों के संबंधों को डाउनग्रेड किया गया है तो ऐसे में खोब्रांगड़े मिशन की जिम्मेदारी संभालने के लिहाज से बहुत वरिष्ठ हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम नेतन्याहू ने खूंखार कमांडो रह चुके डेविस बार्निया को बनाया नया मोसाद चीफ। जी हां दोस्तों, ईरान और फिलिस्तीन के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली एलिट कमांडो फोर्स सायरनेट मटकल के पूर्व सदस्य डेविड बार्निया को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बार्निया 2015 से इस पद पर तैनात योसी कोहेन का स्थान लेंगे। आपको बता दें दोस्तों, योसी कोहेन वही चीफ है जिनके कार्यकाल के दौरान मोसाद ने विदेशों में कई सफल खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 56 वर्षीय डेविड बर्निया को इजराइल में काफी सख्त स्वभाव वाला माना जाता है। 1996 में मोसाद में शामिल होने के बाद डेविस बर्निया के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने इजराइल के लिए विदेशों में कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। बर्निया अभी तक योसी कोहेन के बाद एजेंसी में दूसरे सबसे बड़ी अधिकारी के रूप में तैनात थे। वे पिछले 20 साल से मोसाद में त्योजोमेट डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान बहुत भीषण चक्रवात यास उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में उत्तर उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ना जारी रखेगा। यह तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें देना जारी रखेगा। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के आंतरिक उड़ीसा भागों को कवर करेगी। चक्रवात यास का संभावित लैंड ऑफ 26 मई को 11 बजे से 1
1 बजे के बीच बालासोर के पास पारादीप और सागर द्वीप के बीच होगा। उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाकी हिस्सों, बिहार, केरल और तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पश्चिम हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और हवा की गति उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों आज घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 93 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 84 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों लगातार 3 दिन बढ़ोतरी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बीच भारतीय बाजारों में भी आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 102 रुपए की गिरावट के साथ 48,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं पिछले कारोबारी दिन यह 48,127 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। और दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी 269 रुपए गिरकर 70,810 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। पिछले दिन यह 71,079 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। दोनों के वायदा भाव में भी गिरावट आई है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की भाव की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1882.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 27.67 डॉलर औंस औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सामने आई IPL फेज 2 की तारीख, UAE में होंगे बाकी बचे हुए मुकाबले। जी हां दोस्तों, IPL 2021 के बाकी बचे मुकाबले कब से शुरू होंगे, इसको लेकर लगभग सब कुछ साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के बाकी बचे 31 मुकाबले 19 से 20 सितंबर से UAE में खेले जाएंगे। वहीं फाइनल 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी 15 सितंबर को इंग्लैंड से सीधे UAE पहुंचेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी BCCI की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें दोस्तों, 29 मई को BCCI की होने वाली विशेष आम बैठक में IPL 2021 के बाकी बचे मुकाबले कब से और कहां होंगे, इसको लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब आरोग्य सेतु बताएगा कोरोना वैक्सीनेशन का स्टेटस। जी हां दोस्तों, साल 2020 में कोरोना संक्रमितों का डाटा रखने और कॉन्टेस्ट ट्रेसिंग के लिए लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब कोरोना की दूसरी लहर में अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये एप्लीकेशन सिर्फ ट्रेसिंग नहीं बल्कि वैक्सीनेशन के भी स्टेटस को बताएगा। आरोग्य सेतु के ट्विटर अकाउंट पर मंगलवार को बताया गया है कि अब आपका वैक्सीनेशन स्टेटस आरोग्य सेतु ऐप पर भी अपडेट किया जा सकेगा। लोगों से अपील की गई है कि टीकाकरण कराएं और ऐप पर डबल ब्लू टिक और ब्लू शील्ड हासिल करें। आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल कर डाटा हासिल करता है। कोरोना टेस्टिंग के सभी रिजल्ट लेबोरेटरीज के द्वारा अपलोड किए जाते हैं, जो कि ICMR उनका विश्लेषण करता है। जबकि कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ICMR यूजर्स का नंबर आरोग्य सेतु के साथ शेयर करता है और एप्लीकेशन का डाटा अपडेट हो जाता है। ऐप का संचालन NIC करता है और अब वैक्सीनेटेड लोगों का भी डाटा एप्लीकेशन पर अपडेट होगा और पता चल सकेगा कि कितने लोगों को टीका लग चुका है। टीका लगवाने वाले ऐप यूजर्स को डबल ब्लू टिक मिलेगा, जिससे वो बता सकेंगे कि वो टीका लगवा चुके हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, वह कौन सी नदी है जो चाइना से होती हुई भारत में आती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।